हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो आज हम कर रहे हैं सीटेट जो आपका एग्ज़ाम है 8 फेब को होने वाला है। उसके लिए जो साइंस आपका सीरीज़ साइंस पेपर 2 है और मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन मैं इस चैनल पे कराऊंगी। सो साइंस पेपर 2 की आज हम करने वाले हैं PYQ सीरीज़ का 3rd वीडियो। इसमें पूरे 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये आया है, आपका पेपर है जुलाई 24 का। ओके, सो जुलाई 24 में जो आपका पेपर नंबर 2 में साइंस का पेपर है, आज हम उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो ये आपके लिए भी एक टेस्ट है, आप इसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं कि आपको 30 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको साइंस पेपर 2 की मैं करवाऊंगी और साथ में मैथ्स की भी PYQs और जो थ्योरी के अगर इंपॉर्टेंट लगती है मुझे पेडागोजी से रिलेटेड तो उनको भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पेपर कैसा आता है इसका पूरा डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सिलेबस कैसा होता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है। सो साइंस में होते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस। ओके, जिसमें 20 आपके कंटेंट होता है और 10 मार्क्स के आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, जो आप आज की आपकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चुन सकते हैं, टिक कर सकते हैं, बाद में आप उसको मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 61 से 90 तक होते हैं आपके साइंस में, ये सब हमने डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अगर ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है और इन्फेरेंस मीन्स होता है आपका निष्कर्ष, वो आप आई से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा आपका निष्कर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो सिंस मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर कैसे हम मानते हैं कि एकदम करेक्ट बात है कि Na2O लाइक एक मेटल ऑक्साइड है आपका, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये देता है NaOH। ठीक है, तो ये एसिड है या बेस है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक आप ये इसको चेक करेंगे। ये देखकर तो आपको नहीं पता चल सकता ना कि ये एसिड है या बेस है, ऑब्जर्व करके आप इसे नहीं देख सकते कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो दिस मीन्स ये क्या होता है हमारा इन्फरेंस में आएगा, निष्कर्ष है, जो बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं विद एनी एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो हमने पढ़ी है अपनी साइंस सीरीज में ग्रेड 7 का एसिड बेस जो चैप्टर था उसमें, कि आप इसको एसिड या बेसिक इंडिकेटर से चेक करेंगे, देन आप कंक्लूड करेंगे ये बेसिक है या एसिड है। ठीक है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब देखिए एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग ये भी हम कैसे करते हैं, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, कॉन्क्लूजन आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। लेकिन एयर एक्सपेंड हो रही है ये हम देख नहीं सकते हैं, एयर को एक्सपेंड होने हीट करने पर एयर एक्सपेंड होती है, ये हमारा निष्कर्ष में आता है, दिखाई नहीं पड़ सकता हमको। ठीक है, लेकिन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर हमारा क्या होता है, CaO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा लाइम वाटर, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं तो ये क्या बनाता है, CaCO3। ठीक है, और साथ में H2O, तो ये जो CaCO3 है ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि ये वाइट हो रहा है। ठीक है, तो दिस मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो अगेन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaHCl। तो ये हमारा क्या देने वाला है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, सो NaCl हमारा सॉल्ट होता है। तो ये सब ये हम देखकर नहीं बता सकते अगर हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा कि ये सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है। इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इन्फरेंस में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से हमें अगर ऑब्जर्वेशन के लिए O है और इन्फरेंस के लिए
आपका आई है, तो किसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको निकालना है। तो जैसे हमने देखा ए, बी और डी हमारा इन्फरेंस है, निष्कर्ष है, और सी जो है वो हम देखकर ही बता सकते हैं, अवलोकन, या उसे हम बोलेंगे आप ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ओ, सी, डी, नो, तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन एक में ही आ रहा है हमारे ऑप्शन सी में, जहाँ पर ऑप्शन सी इज ऑब्जर्वेशन, एंड आई में ए, बी, डी ये तीनों इन्फरेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी आंसर सही आया होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शंस इन साइंस। ठीक है, देखिए अल्टरनेट कंसेप्शंस क्या होते हैं, ये जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर जो भी उसमें से वो अपना एक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं, दैट इज अल्टरनेट कंसेप्शंस। ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट कंसेप्शंस। ओके, जैसे कि हम ये जैसे बच्चे अगर देख रहे हैं कि अर्थ, सन जो है वो सुबह कहीं से ईस्ट से निकलता है और शाम को वेस्ट में डूब जाता है, तो बच्चे ये देख रहे हैं तो इससे वो क्या कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ सन घूम रहा है, सन रिवॉल्विंग। ठीक है, जबकि हमें पता है कि सन इज नॉट रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, या रोटेट अराउंड द सन। तो ये चीज़ें हाँ साइंटिफिकली है, लेकिन बच्चों ने अल्टरनेट कंसेप्शन ये बना लिया कि नहीं सन घूम रहा है, ये उन्होंने अपना कंक्लूजन बना लिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। ये यहाँ पर 4 दिए, इसमें कौन सा फीचर नहीं है अल्टरनेट कंसेप्शंस का। तो आइडियाज आर स्टेबल। देखिए ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं, क्योंकि बच्चा उस समय यही समझ सकता है, आप उसको कितने भी तर्क देंगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये विचार स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, और विचार परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं। मतलब वो बच्चा ये चीज़ समझ नहीं पा रहा ना उस एज में, जब वो बड़ा होगा तो धीरे धीरे वो साइंटिफिक तर्क और वो जो भी एक्सपेरिमेंट है, लॉजिक है, उन कॉन्सेप्ट को समझेगा। तो ये कहीं ना कहीं उस एज में वो रेजिस्टेंट करता है अल्टरनेट मिसकंसेप्शंस को। ठीक है, कंसेप्शंस को। इस पर क्वेश्चन हर बार आया है और काफ़ी आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अल्टरनेट कंसेप्शंस एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट आता है आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। तो ये बिल्कुल सही है, जैसा मैंने बोला बच्चे अपना साइड में अपने आसपास इन्वायरमेंट को देखकर ही समझते हैं कि क्या वो अपना एक तैयार कर लेते हैं, अपना ऑब्जर्व करके वो अपने आइडिया या अपना बिलीफ सिस्टम तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आइडियाज डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। हाँ, तो ये भी सही है कि आइडिया जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, जो अल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं। बट ये इसकी कोई विशेषता तो नहीं हो सकती ना, ये तो इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा कि आपको ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। विच इज नॉट पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान वैकल्पिक अवधारणा की विशेषता नहीं है। तो मीन्स नॉट पूछा है, तो ये कोई इसकी विशेषता नहीं है, ये तो इसकी कमी है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड। ठीक है, एंड नॉट वाइस वर्सा। हम सबको पता है, लैब में कि सबने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं, और अगर हमें डाइल्यूट करना है एसिड को तो हम लोग 2-3 ड्रॉप जो है इसमें पानी में डालते हैं एसिड की। ठीक है, ऐसा नहीं होते हैं कि डाइल्यूट करने के लिए हमने एसिड से भर लिया और उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एसिड को पानी की कुछ बूंदों को आप इसमें डालेंगे वाटर में, तो क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है और हीट को वो वाटर जो है एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा काम करने लगेंगे तो ये जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर स्प्लैश कर सकता है पानी, मीन्स उसमें उछाल आ सकता है। लाइक जो है आपने अगर एसिड में पानी डाल के उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, तो ये जो आपका असर्शन है ये ट्रू होता है। और दूसरा क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हाँ, मैंने बोला आपको कि हीट बहुत निकलती है, जनरेट होती है, तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसीलिए जो है आप ये रिकमेंड किया जाता है कि वाटर में जो है एसिड को ऐड करके डाइल्यूट करेंगे, ना कि एसिड में वाटर को ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ए एंड आर, ए assertion and reason both are correct and R is the correct explanation of A होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपने भी इसका आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको
जो है एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर कर रही हूँ, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मिलते ही हैं, अभी मैं कई सारे प्रीवियस ईयर के कराऊंगी, आप देखेंगे इसी टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। देखिए ये फॉल्स है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। उनका स्लो नहीं होता है, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कौन सी ऑक्सीजन को लेते हैं? जो ऑक्सीजन जो है वाटर में आपकी डिजोल्व होती है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसी को वो ब्रीद करते हैं। अब वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली कम होती है एयर के, ठीक है। तो दिस मीन्स उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली लेने के लिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए उनको बाहर तेजी से ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। दिस मीन्स जो उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग है, यहाँ पर लिखा है थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, तो नहीं, ये तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? ये तो हो गया, ये फॉल्स ही हो गया हमारा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अफेक्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो हमारा रीजन भी फॉल्स हो गया। ओके, सो ए एंड आर बोथ आर फॉल्स हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ओके, असर्शन रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन है, द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्क्रीट हॉल्स आर जनरली कर्व। देखा है हमने, ऐसे करके कर्व बनी होती हैं। साउंड, ये तो करेक्ट है, ट्रू है। नाउ रीजन क्या है? साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जब साउंड वेव यहाँ से होगी तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, मीन्स क्या है, वो सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। इसी की वजह से थिएटर में बैठे हुए हर इंसान को एक प्रॉपर एक मतलब जो भी आवाज़ है वो क्लियरली सुनाई पड़ती है और सभी को एक ही जैसे सुनाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले को धीरे सुनाई पड़ेगी, आगे वाले को तेज सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये सही हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो दिस मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। Which of the following is true or true regarding scientific investigations? ठीक है, अब जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, ये देखिए आपका जो साइंस की पेडागोजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर। तो रिजल्ट प्रोसीजर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ये तो रॉन्ग हो गया, प्रोसीजर से तो इन्फ्लुएंस्ड होने ही होने हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, आप जिस सोसाइटी में है, सोशल या जिस भी आपका जो है आपका सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, आप उससे कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टिगेशन पर उसका असर पड़ेगा, तो बी जो है वो आपका करेक्ट होता है। ठीक है, डेटा एंड एविडेंसेस आर सेम, ये सही नहीं है, डेटा और एविडेंस हर केस में सेम नहीं हो सकते। ठीक है, एंड डी क्या है? देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है। हर कोई अपनी थ्योरीज, अपने लॉज, अपने इन्वेस्टिगेशन, अपने तरह से एक्सपेरिमेंट को कर सकता है और उसके बेसिस पर अपनी जो थ्योरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको बता सकता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो ये कौन सा सही हो गया? बी एंड डी, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाता है, बी एंड डी। ओके, आई होप आप लोगों ने भी इसका आंसर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द फिलामेंट ऑफ इंकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये क्वेश्चन, ये हम लोगों ने ग्रेड 7 की जो साइंस सीरीज की है उसमें हम लोगों ने ये टॉपिक किया हुआ है कि हाँ, जो फिलामेंट है इनकैंडेसेंट बल्ब का वो टंगस्टन से ही बनता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये असर्शन तो आपका ट्रू हो गया। अब क्यों बनता है, रीजन क्या है? टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए टंगस्टन के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता है, बट लो रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ही लो हो जाएगा तो फिर बल्ब जो है वो ग्लो कैसे करेगा? ठीक है, तो टंगस्टन के पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। उसी हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट को उस जगह पर रेजिस्ट करता है और तार जो है वो गर्म होता है और गर्म होने के साथ वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो हीट की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो सिंपल सा आपका आंसर हो गया, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हम लोग का ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ओके, so 3 identical holes are punched at different levels in a plastic bottle। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी प्लास्टिक की बॉटल है, उतनी क्लियर नहीं बन पा रही है, फिर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, द बॉटल इज फिल्ड 3 identical hole punched at different levels। ओके, सो डिफरेंट लेवल पर 3 बनाए गए हैं, एक यहाँ पर समझ लीजिए, एक यहाँ पर समझ लीजिए और एक यहाँ पर समझ लीजिए। 3 आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम। द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, और बॉटल क्या है, फिल्ड है वाटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर। अब इनमें से यहाँ पर होल है तो वाटर फ्लो करेगा, तो कौन सा ट्रू होगा। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स कम आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। अब यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये ऐसा कुछ होने वाला है, आपको दिखेगा। तो बिल्कुल सही है कि ये बात तो कि जो सबसे कम है वहाँ पर वाटर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ वाटर फ्लो करेगा। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल्स कम्स फ्रॉम ग्रेटर फोर्स, यहाँ पर नहीं होगा उतना फोर्स, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स, नहीं, क्योंकि वाटर का प्रेशर नीचे ज़्यादा है, प्रेशर की वजह से नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा तेजी, ग्रेट फोर्स के साथ आपका जो है वाटर फ्लो आउट होगा। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये भी सही है डी, कि यहाँ से जो गिरने वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये थोड़ा दूर गिरेगा इनके और इनके कंपेरेटिवली। ठीक है, फ्रॉम वाटर हाई फ्रॉम हाईएस्ट होल्स फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, नो, और वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस, नो। सो यहाँ पर ऑप्शन बी, ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपने आंसर अपना कर लिया है सही। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें से कौन सा है, ओपन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ओपन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, क्लोज्ड होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, और क्लोज्ड होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन, क्लोज्ड और सिंगल, डबल, ये सब होता क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, जहां पर ओपन का मतलब है कि ब्लड वेसल से, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, इनसे ना ब्लड फ्लो होके ऐसे ही ब्लड बॉडी कैविटीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये किस में होता है, ये होता है इंसेक्ट्स में। ओके, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, तो ओपन वाले तो दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब क्लोज्ड एंड सिंगल सर्कुलेशन, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। देखिए, तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन को हमें करना है, चूज करना है, इसमें से क्या होगा। तो देखिए सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट से पूरा जो एक आपका हार्ट है आपसे, उससे पूरा कंप्लीट सर्किल एक ही बार का हो। ठीक है, एक टाइम, और वो किस में होता है, सिंगल सर्कुलेशन आपका फिशेस में होता है। लेकिन डबल सर्कुलेशन, जैसा कि हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से पंप होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड वापस जाता है थ्रू हार्ट टू लंग्स, और लंग्स से वापस आता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ह्यूमंस में क्या होता है, वो डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, क्योंकि वो वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज, वेन्स के थ्रू बहता है, कैपिलरीज के थ्रू, और साथ में लंग्स भी यहाँ पर जो है पूरा उनका भी एक सर्कुलेशन होता है, और प्लस डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिला के वो डबल सर्कुलेशन हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आपका आंसर यहाँ पर आपने भी यही सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये 17 नंबर दिया है अकॉर्डिंग टू योर पेपर, और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। A class 7th teacher plans to identify alternate conceptions of student in the topic adaptations in plants and animals। ठीक है, तो अभी हमने alternate conceptions बताए थे कि बच्चे जो देखते हैं उनको देखकर वो अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, जबकि रियलिटी में एज साइंटिफिकली वो सही नहीं होते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में टीचर को पता करना है कि बच्चे के पास के ने कुछ अल्टरनेट कंसेप्शन बना रखे हैं क्या, तो अब उसके लिए क्या करेगी, ड्राइंग करवाएगी बच्चों से, चेकलिस्ट करेगी या इंटरव्यू करेगी। देखिए ड्राइंग तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर उसने कुछ टॉपिक दिया तो मे बी बच्चा अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ ड्राइंग कर सकता है, जिससे आप उसके आइडियाज़ को समझ सकते हैं। बट चेकलिस्ट तो मुझे उतना, आप बताइए, टिक करना है बस, ये कि आइटम्स पे आपको ये पता है ठीक है, ये पता है नहीं ठीक है, तो इससे चेकलिस्ट यहाँ पर सूट नहीं कर सकता। आप किसी के अल्टरनेट कंसेप्शन को नहीं जज कर सकते। इंटरव्यू
इंटरव्यू कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाँ आपको जो है, सॉरी, इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, लेकिन तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चेकलिस्ट भी दिया हुआ है। पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर। पोर्टफोलियो अगेन ये तो होता है कि आप पूरा जो कलेक्टेड वर्क होता है उसको आप एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे उसको आप करवाते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन के बारे में कुछ भी डिटेलिंग नहीं होती है, पूरा ही डिटेल होगा प्रोजेक्ट टाइप का। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर, इंटरव्यू एंड ड्राइंग्स। तो यहाँ पर मुझे ये तीनों लग रहा है, यही थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। फोर्थ भी देख लेते हैं, प्रोजेक्ट चेकलिस्ट को अगेन हमने मना कर दिया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं आप, इंटरव्यू तरीके क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं और ड्राइंग करवा सकते हैं। तो आप उन इन तीनों के थ्रू आप उनके जो अल्टरनेट कंसेप्शंस हैं उनको आप समझ सकते हैं। अल्टरनेट कंसेप्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वैकल्पिक अवधारणा। इसको गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, गलत नहीं बोलेंगे। बच्चा कहीं गलत नहीं होता है, बच्चा जो कुछ अपनी चारों तरफ देखता है उसी से ऑब्जर्व करके सीखता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। तो ये वैकल्पिक अवधारणा होती है, गलत अवधारणा नहीं होती है। ओके, चलिए, तो डोंट बी कंफ्यूज विद द रॉन्ग कंसेप्शन से अल्टरनेट कंसेप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब कौन सा जो है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया है सॉइल इरोजन, न्यूट्रिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। अब आप अगर सबको जानते हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे। हिंदी में मृदा अपवर्धन, नाइट्रीकरण, सुपोषण एंड जैववर्धन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? बेसिकली कि जब मिट्टी की जो ऊपर की फर्टाइल जो है मिट्टी है, सॉइल है, वो इरोड हो जाए, बह के जो है समुद्रों में, रिवर्स में मिल जाए जाके, उसे बोलते हैं हम लोग मृदा अपवर्धन या सॉइल इरोजन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? जो हम लोग फर्टिलाइजर्स और को जो है अमोनिया वाले फर्टिलाइजर्स को जब हम लोग सॉइल में डालते हैं टू मेंटेन द नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो अमोनिया वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको मिक्स करते हैं सॉइल में। तो यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन इससे हो जाएगा जब हम इसका ज़्यादा यूज़ कर देंगे। यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं फिर बह के वो पानी में चला जाता है, तो वो नाइट्रोजन वाला जाके पानी में एल्गे एंड ऑल को पोषण दे देता है, या कहिए उनके लिए खाने का काम करता है। तो आपने देखा होगा पानी में ऊपर ग्रीन ग्रीन एल्गे की वो लेयर जम जाती है, तो वो यूट्रिफिकेशन उसको बोलते हैं। और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जो कीड़े वगैरह खेतों में लग जाते हैं तो सॉइल में पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वो उनको बचाने के काम होता है। तो अब ये समझ में आ गया कि यूज ऑफ एक्सेसिव क्या कारण नहीं है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का काम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स। अब ओडोमीटर क्या होता है? ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को नहीं करता, एक्सेलरेशन को नहीं करता, एवरेज स्पीड को नहीं करता, ठीक है। वो स्पीडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सीधा मोशन का क्वेश्चन है। ओके, बहुत ईजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये अगेन पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज। ठीक है, अब साइंटिफिक लॉज के रिगार्डिंग ट्रू क्या है तो एक बार ये भी समझ लेते हैं। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दे प्रोवाइड रीजनिंग फ्रॉम फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक लॉज और साइंटिफिक थ्योरीज में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये समझ लेते हैं। एक लाइन में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो जो लॉज है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? व्हाट हैपेंस। ठीक है, क्या होता है ये लॉ डिफाइन करते हैं। और थ्योरीज क्या डिफाइन करती हैं? साइंटिफिक थ्योरीज क्या डिफाइन करती हैं? व्हाई इट हैपेंस, ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। ठीक है भाई, हम लोग जो देखेंगे वही बताएंगे ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, दे फॉर्म्ड साइंटिफिक थ्योरी, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज नहीं,
क्योंकि ये बाद में हम बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, पहले हमने क्या देखा इस पे बात आएगी। दे कैन नॉट बी चैलेंज, दे कैन बी चैलेंज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे प्रोवाइड रीजनिंग फ्रॉम फिजिकल फिनोमिना, नहीं ऐसा नहीं है कि दे डोंट, ये तो सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, रीजनिंग नहीं प्रोवाइड कराते हैं। क्यों हो रहा है ये हमें साइंटिफिक थ्योरीज बताती हैं। ओके, सो पहला जो ऑप्शन है दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, यही सही माना जाएगा कि डिस्क्राइब करते हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि व्हाट हैपन्स, वो लॉ है, लेकिन क्यों होता है ये थ्योरी डिफाइन करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ठीक है, बताना है कौन सा सही है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से फ्लावर हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे, वो उन्हें बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब क्या है कि अगर तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होता है, जब है आपका स्टाइल सिग्मा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये हो गया आपका एंथर वगैरह, ये कंप्लीट फ्लावर है ऐसे करके। सो जब इस सेम फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब अगर इसी का एंथर निकल के इसी में के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन उसे भी कहते हैं जब एक ही प्लांट, सेम प्लांट में दोनों फ्लावर्स हैं, मेल भी और फीमेल भी, दो अलग अलग फ्लावर्स हैं मेल और फीमेल, और वो सब सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन अगेन। तो दिस मीन्स यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसा नहीं है, ये तो मेल और फीमेल अलग अलग हैं, बाइसेक्सुअल तो है नहीं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन इसे भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस, तो अगेन ये ट्रू है कि या तो सेम फ्लावर का ही जो है एंथर से पॉलन ग्रेन्स वगैरह स्टिग्मा पर जो है स्टिक हो जाए और वहाँ से पॉलिनेशन हो जाए, या किसी और फ्लावर पर हो जाए, अलग पे भी हो जाए, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा सेम काइंड ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अगेन पेडागोजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है आप नोन टू अननोन जाएंगे, नोन टू अननोन, ठीक है, या फिर आप क्या कहेंगे जनरल से रूल की ओर, ठीक है, एग्जाम्पल से फॉर्मूला की ओर, ऐसा। चलिए देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंडक्टिव कैसे, अगर डायरेक्ट हम बच्चे से विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन सीधे बोल रहे हैं कि स्टेट करो, लॉ बताना है, तो दिस मीन्स लॉ बन गया, जनरलाइजेशन तो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा क्या हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। Asking a student to measure angle of reflection from various case of angles of incidence in a plane mirror, ठीक है, ये भी देखते हैं। Verifies laws of reflection experimentally, अगर वेरिफिकेशन है यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव का कोई इससे लेना देना नहीं है, वेरिफिकेशन हो रहा है। सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगेन जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड सॉल्व करनी है, तो ये भी डिडक्टिव हो गया, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले बच्चे एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसको मेजर करेंगे, ठीक है, वेरियस केस ऑफ एंगल्स, देन वो फाइंड आउट क्या करेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, उसके बाद वो बताएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे एग्जाम्पल से जा रहे हैं हम लोग एक लॉ की तरफ, जो हमें पता है उसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, या नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं। वो हमें पता है कि एंगल्स को कैसे मेज़र किया जाता है, ये तो वो उनको पता है, उन्होंने मेज़र किया, बार बार जब अलग अलग केसेस से मेज़र किया तब उन्हें समझ में आया कि जो हमारा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये उन्होंने बाद में कंक्लूड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 2 sperm ऑफ अ मैन फ्यूज 2 eggs ऑफ ए वोमेन, द ट्विंस फॉर्म्ड आर। अब इस केस में ट्विंस फॉर्म होंगे तो वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, फ्रेटर्नल होंगे, मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, और या ऑलवेज कोजॉइंट, ठीक है।
तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए आइडेंटिकल ट्विंस तब होता है जब आफ्टर इन वन स्पर्म इन्फ्यूज टू द एग, सो फर्टिलाइज जो एग होता है, ठीक है, वो आगे जाके दो में स्प्लिट हो जाए। तो एक ही एग से जब स्प्लिट हो जाए दो में तो उसे बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो उस केस में आपके आइडेंटिकल ट्विंस होगा। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग स्पर्म ऑफ अ मैन इन्फ्यूजेस विद द 2 एग्स ऑफ वुमेन, मीन्स दो एग दो स्पर्म से अलग अलग इन्फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। इसके अलावा मे बी आइडेंटिकल, मे बी फर्टिल, तो कोई मतलब नहीं। ऑलवेज को जॉइंट नहीं हो सकता। को जॉइंट तो वो होता है कि जब एक ही एम्ब्रायो जो है वो स्प्लिट हो जाए लेकिन कंप्लीटली स्प्लिट ना हो। जैसा केस देखा है ना कि दो जुड़े जुड़े, रेयर वो केस होता है कि दो जुड़े जुड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं ऑलवेज को जॉइंट। तो वो यहाँ पर है नहीं, आइडेंटिकल हो नहीं रहे हैं क्योंकि 2 स्पर्म जो है 2 एग्स से फ्यूज हो रहे हैं, दिस मीन्स 2 डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो फ्रेटर्नल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? जो हमारा रेन वाटर है उसको जो है ग्राउंड में जाके, ग्राउंड में अंदर चला जाए। और वो कैसे चला जाए? थ्रू बहुत सारे आजकल छतों पर भी ऐसे पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं और नीचे ज़मीन में टैंक्स बनाए जाते हैं कि वो नीचे चला जाए, ठीक है। तो वो उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसमें ट्रू क्या है? इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर को ही कंजर्वेशन के लिए उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। इट रिड्यूसेस लोकल फ्लड, लोकल फ्लड को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि अगर पानी जो है बाहर ही रहेगा, अंडरग्राउंड नहीं जाएगा, तो कभी कभी फ्लडिंग के चांसेस इसमें उसको कम करता है, फ्लडिंग के चांसेस को ये। इट क्रिएट्स ए ड्रेनेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन और क्रॉप्स, हाँ, तो इरिगेशन क्रॉप्स के लिए रेन वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हार्वेस्ट कर दिया तो। विद ट्यूबवेल्स, है ना, ट्यूबवेल्स वगैरह लोग खेतों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन A B D करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प इन। सोशियो साइंटिफिक इश्यूज मतलब सोसाइटी भी है और साइंस भी है, दोनों का इश्यूज। अब ये अगर इसको क्लास में डिस्कस किया जा रहा है तो क्या हेल्प कर रहा है? डेवलपिंग आर्ग्यूमेंट, रेज कर दे रही हूँ, डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर्स। हाँ बिल्कुल, बच्चे को अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट दोनों को डिस्कस किया जाएगा रिलेटेड टू ईच अदर, तो बच्चे कहीं ना कहीं उनकी आर्ग्यूमेंट करने की और उनकी जो है प्रोसेस करने की, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हाउ बोथ आर रिलेटेड स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ एन इशू, यस, कई तरह से बच्चे सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कि समाज में और जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हमारा साइंटिफिक जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ऐसे यूज़ करें कि सस्टेनेबल हो, सही तरीके से हो। नेक्स्ट आता है इनकरेजिंग सिटीजन्स साइंस एक्टिविटीज़। सिटीजन्स को साइंस एक्टिविटी के लिए इंक्रीज करना, ये तो ठीक है, चलो। appreciating the role of society in development of science, yes, appreciating the role of society in development of science, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो चारों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बच्चे को एक्टिव यहाँ पर रख रहे हैं और बच्चे को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचने की बात करें। एक्टिव हम यहाँ पर ये समझ लेंगे कि अप्रिशिएट नहीं करना है, अप्रिशिएट करने के लिए डिस्कशन नहीं हो रहा है, बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है। दिस मीन्स ABC इज करेक्ट, इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ABC। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज क्वेरी, इंक्वायरी। साइंस को एज ए इंक्वायरी मीन्स जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है दिखाता है? क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ कुछ इंक्वायरी तो हो ही नहीं रही है, जांच पड़ताल जिसे कह रहे हैं हिंदी में। एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट एट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। तो यहाँ पर क्या है? अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना, तो यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। फिर भी हम और भी देख लेते हैं। लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट, अगेन यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, सिंपल इंसान को याद है वो लिख देगा।
ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन वेरियस फ्लावर्स, अगेन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। विभिन्न पर्णों में से प्रकारों का अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया है। साथ में सॉल्व करते जाइए और मुझे बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, इस वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स। तो ये जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी क्या होती है? जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी होती है कि जो आप समझाएं बच्चों क्लास में, देखिए बॉयज़ भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ते हैं, तो आपका समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें बोथ आर इक्वल, ये भावना होनी चाहिए, बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों को ही इक्वालिटी पे रखना है, दोनों को ही, कोई ऐसा जजमेंट नहीं करना कि लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा हैं। इस तरह की पेडागोजी या उनको अलग तरीके से समझ में आएगा, ये सोचना भी नहीं है एज ए टीचर। आपको बोथ आर इक्वल यही मान के चलना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, यस भाई, आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसमें से ऐसा इक्वालिटी ही समझ में आए, ऐसा ना हो कि नहीं इनसेंसिटिव बात हो जाए, ठीक है। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप्स, मेकिंग जेंडर बायस्ड ग्रुप्स, ये तो गलत हो गया, जेंडर बायस्ड ग्रुप तो नहीं बनाने। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, डिफरेंशिएटेड हम जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वहाँ पर बात करते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं करेंगे। आप लड़के लड़कियों में ये नहीं समझेंगे कि लड़कियों को नहीं समझ में आता है, लड़कों को ज़्यादा समझ में आता है, ये आपको नहीं करना है। तो दिस मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ नहीं करेंगे, ओके। सो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जाम एंड स्टीरियोटाइप, तो यही ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, अगर आपने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन तो क्लास 4 से पढ़ाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज़ होता है, सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ हो गया, तो दिस मीन्स जहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो रहा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और रेस्पिरेशन तो ट्रू हो गया, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यस बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो हम लोग खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लस एटीपी रिलीज होती है। एटीपी इज एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। Following the table depicts color changes in acid and bases when various indicators are added। ये चैप्टर भी हमने किया हुआ है ग्रेड 7 का एसिड बेस वाले में। टर्मरिक नो चेंज ए, चाइना रोज डार्क पिंक बी, फेनाथोलिन सी पिंक एंड मेथाइल ऑरेंज डी। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ए बी सी डी चुन लेंगे। चलिए देखते हैं, टर्मरिक अगर एसिड के साथ है कलर चेंज नहीं करती है, लेकिन बेस के साथ में हल्दी कौन सा कलर देती है, ये तो हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था ना। अगर कपड़ों में आपके हल्दी के दाग लग जाएं और उसके बाद आप उसको सोप से धो दें तो कैसा रेड ऑरेंज कलर आ जाता है, रेडिश ब्राउन डार्क कलर का, है ना। तो इस मीन्स यहाँ पर हो जाएगा रेड ब्राउन कुछ कलर आ जाता है। नेक्स्ट है चाइना रोज एसिड के साथ डार्क पिंक दे रहा है, ठीक है, लेकिन बेस के साथ कैसा देता है, ये चाइना रोज का है, बेस के साथ वो ग्रीन कलर देता है। थर्ड है फिनोफ्थलीन बॉल सी के साथ कैसी हो जाती है, बेस के साथ वो फिनोफ्थलीन बॉल कैसी हो जाएगी, कलर लेस रहेगी, लेकिन एसिड के साथ वो कलर लेस रहती है लेकिन बेस के साथ वो पिंक देती है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमारा एसिड के साथ तो ऑरेंज हो जाता है और इसके साथ पिंक होता है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया हमारा रेडिश ब्राउन ग्रीन कलरलेस ऑरेंज, ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा। आप पॉज कर लिया करिए और फिर आंसर को क्रॉस चेक करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन सप्लाई या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेचर कैसा है, जो जलने वाला तत्व है वो कैसा है, कलर का फ्लेम उस पर डिपेंड करेगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे है, क्योंकि कम ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, तो दिस मीन्स
उस पे हेल्प करेगा। तो जो कलर फ्लेम होगा, कलर ऑफ फ्लेम, जो ये फ्लेम आपकी जल रही है ब्लू ब्लू दिखती है, येलो बीच में डार्क हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो जो है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन सप्लाई पे। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स पर ये कलर उतना नहीं डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 मीन्स आपका हो गया 24th। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लोज ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर होंगे। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ एंड अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस। डिस्टेंस से तो कोई लेना देना नहीं, हवाएं देखिए क्यों चलती हैं, हमें ये पता है कि जैसे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो वहाँ की हवा ऊपर रेस कर जाएगी और कूल वाली हवा वहाँ आने लगेगी। ठीक है, तो यही क्या हो गया, फ्लो ऑफ विंड हो गया। जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा भी है हमने, आपको चैप्टर 7 की जो सीरीज कराई है उसमें ये क्वेश्चन ये कराया भी है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो यहाँ पर हो जाएगा अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ एंड अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशन। डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन से विंड फ्लो का कोई लेना देना नहीं, और सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25। The atomic number of A is 13 and the atomic number of B is 17. The chemical formula of the compound formed from A and B could be A3B, AB3, AB2, AB। कौन सा होगा इसमें से, चलिए देखते हैं। तो जैसे A का है तो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते थे, 13 का मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होने वाला है। ओके, और 17 का 287 है ना। तो दिस मीन्स अगर ए और बी है तो इसका और इसमें ये 3+ होगा और ये -1 होगा, तो ये यहाँ पर लगाते हैं और ये यहाँ पर लगाते हैं। दिस मीन्स कैसा बन जाएगा, AB3, ये 1 था तो यहाँ आ गई और 3 थी तो यहाँ आ गई, तो यहाँ पर ऑप्शन AB3। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हम अभी आगे करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। कौन सा नहीं ट्रू है, ठीक है। तो कंडक्शन तो हमें सब पता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स, बिल्कुल सही है। टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर और फॉर हीट फ्लो। कंडक्शन के लिए कॉन्टेक्ट में होना चाहिए क्योंकि वो हीट का ट्रांसफर करता है, ये भी सही है। कंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस, ऑल मटेरियल्स डू नॉट फ्लो हीट थ्रू देम इन द सेम वे। तो ये तो सही है कि हर कोई मटेरियल अब सेम वे से हीट तो नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पर ये वाला है कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये मुझे गलत लग रहा है, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि हाँ ये है कि लेकिन सबसे कम होता है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने भी अपना ऑप्शन ढूंढ लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन, दिस मीन्स 27। An object floats 1/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid A and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B. Which of the following statement is true? Density of liquid A is greater than density of B. Both liquids have same density. Density of B is greater than density of liquid A. The densities of liquid cannot be compared on the basis of above information. देखिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे में समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स 1/4 पार्ट, अगर ये हो गया लिक्विड ए और ये है बी, यहाँ पर फ्लोट कर रही है तो 1/4 पार्ट ही उसका बाहर है, ठीक है। और क्या है 3/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, अगर यहाँ पर क्या कर रही है 3/4 पार्ट, तो ये हम ऐसे ही देख कर बता सकते हैं कि बी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए उसका जो है वो ऑब्जेक्ट है ऊपर ज़्यादा है, 3/4 पार्ट उसका अबव द वाटर है, तो बी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी नहीं, थर्ड हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए।
वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर है। सबमर्ज्ड कब हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो है वाटर कम। तो डेंसिटी यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा आएगी, वाटर की, लिक्विड बी की, मतलब लिक्विड बी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए वाटर जो ऑब्जेक्ट हमने उसमें जो डाली है वो सबमर्ज नहीं हो रही उतनी ज़्यादा, डूब नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर। नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। Which of the following observation is not correct? Potassium reacts violently with water. It is an endothermic reaction. Hydrogen gas is evolved. Pop sound is heard. चलिए देखते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास की है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या होती हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं बहुत ही वायलेंटली। ठीक है, बल्कि इनको जो है पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, और वो भी वायलेंट मीन्स तेज इसमें हीट निकलती है। तो हीट निकलती है, दिस मीन्स वायलेंटली तो सही हो गया, बट ये एंडोथर्मिक में तो हीट एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पर हीट निकल रही है, दिस मीन्स इट इज़ एक्सोथर्मिक। ओके, हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तो हमें पता ही है, और पॉपअप साउंड होता है। अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो पॉप साउंड के साथ निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो यहाँ पर है 89। पेडागोजी का अगेन क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, टू डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट, to develop communication, to identify gifted students, to identify alternate conceptions, to appreciate subjectivity in science। तो देखिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए और उससे कई सारे ऑप्शंस निकले हैं, ठीक है, बच्चा सोचे कई चीज़ें, तो उन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट या ओपन एंडेड। ठीक है, और अगर तो ये अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे बच्चा अपना दिमाग चलाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी डेवलप होंगी। लेकिन कन्वर्जेंट मीन्स क्या हो गया? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। कन्वर्जेंट ऐसे आप समझ सकते हैं, बच्चा एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर वही, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, खत्म ना, उसका दूसरा तो नहीं हो सकता। तो दिस मीन्स ऐसे आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन से आपका क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो प्रमोट होगी। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट, बच्चों के बीच में हमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। टू डेवलप कम्युनिकेशन, येस। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, हाँ ये हम, अगर कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस के और ज़्यादा आंसर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंसेप्शंस, ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, हाँ साइंस के बारे में ये है कि उसकी सब्जेक्टिविटी मीन्स क्या क्या ऑप्शंस हैं, कोई एक ही नियम नहीं है ना, कोई एक वन लाइन आंसर नहीं है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम साइंस को बहुत डिफरेंट थ्योरीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये भी सही है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है A C D E F, A C। यहाँ पे 3 में A C D नहीं है, एक बार D यहाँ पर क्यों नहीं है चेक कर लेते हैं। D टू आइडेंट, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं है, तो किसी को आइडेंटिफाई तो करना ही नहीं है ना कि गिफ्टेड है या स्लो लर्नर है, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करना है ना, फिर तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। तो डी भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ACEF। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और आप जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बिलो। वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट, ए में बन रहा है, और मिरर बी में रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट, मिरर सी में रियल एंड इन्वर्टेड इनलार्ज्ड, एंड मिरर डी में वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए वर्चुअल और इरेक्ट और सेम एज ऑब्जेक्ट बनती है प्लेन मिरर में। ठीक है, अभी मिरर का भी हम लोग आगे टॉपिक करेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट हमारी बनती है कॉनकेव में, और रियल एंड इन्वर्टेड इनलार्ज भी बनती है हमारी कॉनकेव में, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। प्लेन, ये तो होगा ही नहीं, होगा नहीं, प्लेन मिरर कॉनकेव। ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट भी करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आपको आते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।